कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मेहनत अंत तक करो तो सही। ठीक है दोस्तों, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, मेहनत आपको अंत तक करते रहना है। ठीक है, मैं आपका दोस्त रोहित कुशवाहा। आज हम देखने वाले हैं जीवों की दुनिया। ठीक है, जीवों की दुनिया और ऊर्जा के चैप्टर को आज हम ख़त्म कर देंगे। न्यू सुपर टेट की न्यू क्लासेस है। वैसे तो जीवों की दुनिया और ऊर्जा में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ ख़त्म करने का सोचा था, क्योंकि ये चैप्टर्स कुछ बड़े नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और यहाँ स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा। ठीक है, कार्य की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य जिसे हम इंग्लिश में वर्क भी बोलते हैं, अगर इसको आपको निकालने की बोल दिया जाए कि लास्ट में बोल दिए कि कार्य निकालिए, तो आप बल जो लगाया गया होगा, बल इनटू बल के अनुदिश विस्थापन का गुणा कर दीजिएगा, यानी कि W इक्वल टू F इंटू एस। ओके, देखिए कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, और सीजीएस मात्रक अर्घ होता है 1 जूल के बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। भूलना नहीं है आपको, सबसे मेन पॉइंट। आगे देखते हैं। वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आप किसी वस्तु पर अगर कोई कार्य करते हैं तो वह जो होता है ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिलाकर कौन सी ऊर्जा बनती है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा बनती है। ठीक है, ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा प्रकार की होती हैं कि यहाँ पढ़ाना असंभव है। ठीक है, तो जो मेन ऊर्जा है उसे मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए, स्थितिज ऊर्जा जिसका भी मात्रक जूल होता है, और गतिज ऊर्जा जिसका भी मात्रक जूल ही होता है। ईंधन के रूप में जैसे पेट्रोलियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे हम एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। ऊर्जा जो कि अदिश राशि होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है उसका एक सूत्र होता है 12 mv²। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसे समझा देता हूँ। देखिए एक सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है। मैंने अभी आपको बताया गतिज ऊर्जा का सूत्र 12 mv²। m का मतलब यहाँ मास होता है, जिसे हिंदी में हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। v की इंग्लिश वेलोसिटी होती है, जिसे हम हिंदी में वेग बोलते हैं। ठीक है, मास को द्रव्यमान। ठीक है, और जो आपका वेग होता है उसका मल्टीप्लाई आप 2 से उसका 2 बार वर्ग करना होता है। ठीक है, 1 बार वर्ग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पर 1/2 गुणे आपका द्रव्यमान 10 है, और ये आपका वेग 4 है, और 4 का आपको वर्ग करना है, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा 2 बार। हाफ यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, 1/2 था, इंटू 10 इंटू 4 ये था आपका 2 से 2 5 बार में ये कट गया, और 5 4 जा 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा इसके सूत्र को। परीक्षा में एक प्रश्न मेरा विश्वास कीजिए जरूर रहेगा। ठीक है, देखिए स्थितिज ऊर्जा जिसे इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है mgh। mdh नहीं भैया, mgh। ठीक है, m का मतलब होता है मास, जिसे हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। h का मतलब होता है हाइट, जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पर भी हम एक प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर g का जो g इक्वल टू यानी ग्रेविटेशनल त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8, या फिर आप 10 रखकर, इन दोनों में से किसी को भी आप रखकर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मास आपका इसमें 20 kg दिया है, हाइट इसमें 5 kg, और जी का मैंने मान अभी आपको बताया 9.8 रखिए या फिर 10 रखिए, इन दोनों में से कोई आपको एक रखना है। ठीक है, देखिए 20 इंटू 9.8 कर देंगे। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 196.0 होगा आपका। ठीक है, और 0.0 का कोई मतलब नहीं है, तो आप उसे 196 रख सकते हैं। इंटू 5 बचा था, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 980 जूल आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो बार प्रयत्न करिएगा, फिर सीख जाएंगे आप। आगे ये ज़्यादा बड़ा नहीं था पाठ आपका ऊर्जा, इसीलिए मैंने 2 चैप्टर्स रखे हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलिए बिना समय जाए कि स्टार्ट करते हैं। जीवों की दुनिया के चैप्टर को हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? स्वपोषी और परपोषी। देखिए स्वपोषी क्या होता है? स्वयं, स्व मतलब स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं या फिर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। ओके, ठीक है। देखिए इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मनुष्य को इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जीवों को, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, साग सब्जी खाने वाले शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी मांस खाने वाले, और सर्वाहारी उन्हें हम कहते हैं जो मांस और साग दोनों खाते हैं। इसके एग्जाम्पल में ह्यूमन यानी मनुष्य सबसे ऊपर है। ठीक है, देखिए श्वसन क्या कहलाती है? पौधों में श्वसन क्रिया उनके पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों यानी पर्णरंध्र के द्वारा होती है। अब देखिए प्रश्न ये पूछा जाता है पौधों में श्वसन किसके द्वारा होती है, तो ऑप्शन में आपके पर्णरंध्र अवश्य होगा, या फिर लिखा हुआ होगा कि पत्तियों की नीचे की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा। ठीक है, ये रही आपकी पत्ती, इसके नीचे रहते हैं कुछ छिद्र, इनके द्वारा ये सांस लेते हैं। मनुष्य तो आपको पता है ये नाक और मुंह से। ठीक है, भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन अलग अलग द्वारा होता है। मनुष्य में फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, मछली में गल फेफड़ों द्वारा, और मेढक में त्वचा द्वारा। ओके, ये 2 चीज़ें मछली और मेढक याद रखिएगा। उत्सर्जन क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य का हो जाता है मल मूत्र पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम बाथरूम जाते ही हैं। और उत्सर्जन की क्रिया जो होती है जिसमें गोंद निकलता है, रबड़ निकलता है, रेजिन निकलता है जिसे हम हींग बोलते हैं, टेनिन निकलता है जिसे कत्था बोला जाता है। ठीक है, आम भाषा में कत्था। ठीक है, तो ये गंदी चीज़ें फिर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए जीवन काल, कुछ जीवन काल जो इसमें महत्वपूर्ण है। एक आप अगर जाएंगे पढ़ाने किसी स्कूल में प्राइमरी, तो उसमें आपको 4th या फिर 5th की क्लास में आपको जो हमारे परिवेश की बुक है उसमें मिल जाएगा जीवन काल। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगा और प्रश्न में पूछा जाता है इसलिए मैं दिखा देता हूँ। सिकोआ वृक्ष होता है 3000 से 4000 वर्ष तक रहता है। बरगद का वृक्ष 100 से 200 साल तक। बाप रे। ठीक है, हमारे यहाँ भी एक पीछे बरगद है, वो भी इतना ही बड़ा है। देखिए कछुआ 120 से 150 साल तक। ठीक है, तोता 14 से 15 वर्ष तक, हाथी 70 से 90, और बिल्ली 25 से 30। ठीक है, ये इनकी जीवन अवधि है, जब तक इन्हें मारा ना जाए इतने साल के बाद ये खुद ही मर जाते हैं। ठीक है, और मनुष्य का तो आप जानते ही हैं, अब तो आदमी 60 से ज़्यादा भी नहीं रुकता, 60-70 पे डेथ हो जा रही है। ठीक है, देखिए संरचना के आधार पर बांटा गया है और जंतुओं को, वो 2 प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। पहला होता है आपका एक कोशिक, दूसरा बहुकोशिक। ठीक है, नाम से आप पहचान गए होंगे। कोशिक जिनमें एक कोशिका होती है, बहुकोशिक जिनमें 2 से अधिक कोशिका। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। अमीबा आपका याद रखना है 1 कोश की है, पैरामीशियम भी आपका है, और यूग्लिना भी आपकी 1 कोश की है। इसका स्क्रीनशॉट अभी मारिए, मैं भी इसका स्क्रीनशॉट लेने जा रहा हूँ ताकि बाद में मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बहुकोशिक हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक और 2 से अधिक सेल्स के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, यानी कोशिका के द्वारा बने होते हैं। इनका एग्जाम्पल आपके परीक्षा में एक बार घोंघा पूछा गया था। ओके, आप सबको याद होगा। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर भी इन्हें बांट दिया गया है। पहला है आपका अकेशुरुकी जंतु, जिनके अंदर मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे कीड़े मकोड़े और केचुआ। और केशुरुकी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे मछली हो गया, मेढक, पक्षी, गाय, और आप मनुष्य तो है ही उसमें। ठीक है, प्रजनन विधि के आधार पर भी बांटा गया है। देखिए पहला होता है आपका अंडयुज और दूसरा होता है जरायुज। ठीक है, अगर आप इससे पहले एक बार भी आपने सुन लिया अंडयुज और जरायुज का, तो परीक्षा में पूछा जाए आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज और बच्चे देने वाले जंतुओं को हम जरायुज बोलते हैं। ठीक है, मछली, मेढक, छिपकली और सर्प और पक्षी ये अंडे देते हैं तो ये अंडयुज है। और मनुष्य जैसे हो गया, आप सब जानते हैं चूहा, खरगोश, गाय, बकरी, ये सब बच्चे देते हैं तो ये आपके जरायुज हो जाएंगे। ठीक है, मनुष्य भी बच्चा ही देता है। ठीक है, वास यानी रहने के भी आधार पर बांटा गया है, तो देख लेते हैं। जलीय जंतु जैसे कि होते हैं जो जल में रहते हैं, वायवीय जंतु जो वायु में रहते हैं, अधिकतर समय बिताते हैं,
स्थलीय जंतु जो ज़मीन में रहते हैं, और उभयचर, मेनली ये उभयचर जो है ये स्थल और पानी दोनों में रहने वाले, जैसे कि आप मेढक को बोल सकते हैं कि क्या होता है, केचुए तो नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि कछुआ हो सकता है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न एक थोड़ा हम देख लेते हैं। मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो देखिए, मानव के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ये कक्षा 6 या फिर 7 की बुक में ये प्रश्न दिया हुआ था, मैंने ऑब्जेक्टिव था ये ले लिया मैंने वहाँ से, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी जान लेते हैं। 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए, संरचनात्मक रूप से 3 होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क, ठीक है। इंग्लिश में फोरे ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन, ठीक है। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है सबसे आगे वाला जो होता है हमारा, आपके आगे जो है सबसे आगे, उस मस्तिष्क को हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित, प्रमस्तिष्क और डायनेसीफेलॉन, ठीक है, 2 भागों में विभाजित है, याद रखना आपको। और ये जो आपका पश्च मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क को किसी भी भाग में नहीं बांटा गया है, और पश्च मस्तिष्क जो है ये मेंडुला, पोन्स और अनुमस्तिष्क के भागों में बांटा गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लीजिए जल्दी से, और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क है, ये दूसरे और तीसरे, इन्हें मिलाकर बनता है मस्तिष्क का स्तंभ। तो एक बार रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था कि मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है। ऑप्शन था पहला कि दूसरा मध्य मस्तिष्क का स्तंभ, तो आप इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी भी बोलते हैं। वर्गीकरण के जो जनक हैं इन्हें कैरोलस लीनियस कहा जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर थियोफ्रास्टस तो कई बार पूछे जा चुके हैं। इस बार आपकी परीक्षा में 90% चांस है कि वर्गीकरण के जनक जो हैं वो कैरोलस लीनियस अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, आप सभी को पता है। यकृत तथा अग्नाशय पाचक ग्रंथि होती है, यहाँ आप सबको याद रखना है। ये जो हमारी बॉडी में यकृत और अग्नाशय है ये एक पाचक ग्रंथि है, ठीक है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ये बिल्कुल टिक नत करिएगा कि पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में होता है, ठीक है। इसका निर्माण यकृत में होता है, और यकृत और अग्नाशय पाचक ग्रंथ है, ओके। यहाँ थोड़ी एक मेन चीज़ को हम देख लेते हैं हृदय के बारे में, ठीक है। मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 4 खंड होते हैं। ये बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है, ऐसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता ही होंगे। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और शिशु के शरीर में 213। अगर आपको वीडियोस थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी।